हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़ेंगे अपनी अपनी बुक से। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नीचे दी गई परिस्थितियों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाइए। कह रहा है कि नीचे दी गई परिस्थितियों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो आप लोग पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसे आप लोग पढ़िए। तो पहला है, नीसू का कद 80 सेंटीमीटर है। उसकी माताजी उसके कद के दोगुने से 5 सेंटीमीटर कम है। कह रहा है कि नीसू का जो कद है वो 80 सेंटीमीटर है, उसकी माताजी उसके कद के दोगुने से 5 सेंटीमीटर कम है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। देखिए, और बगल में जो चित्र दिया हुआ है उसे भी आप लोग देख के समझ सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि नीसू का कद जो है, मान लीजिए नीसू है, बना लेते हैं, इसी टाइप का बना भी है। ये नीसू है और इसका जो कद है यहाँ से यहाँ, मतलब ये इसका जो कद है वो 80 सेंटीमीटर है। नीसू का जो कद है वो 80 सेंटीमीटर है। और इसमें कह रहा है कि उसके माताजी जो है उसके दोगुने से 5 कम है। तो ये नीसू का कद है, उसके माताजी दोगुने यानी उससे थोड़ा बड़ा होगा। चलिए बड़ा थोड़ा बना लेते हैं, 1 सेकेंड। ये नीसू की माताजी है, माताजी तो बड़ी होगी ही। तो ये क्या है, तो उसके जो नीसू का जो कद है उससे दोगुने से 5 कम है। यानी अगर 80 का 2 गुना करेंगे तो 80 में 2 से गुना करेंगे और उसके बाद दोगुने से 5 कम है, तो 80 गुना 2 और माइनस 5, ये इतना सेंटीमीटर उसकी माताजी का कद है। बस यही कह रहा है और यही हम लोगों को लिखना भी है। और इसमें यही कह रहा है कि समीकरण बनाने के लिए। तो चलिए, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका समीकरण डायरेक्ट लिखना है। आपको ये सब चित्र नहीं बनाना है, बस इसका समीकरण लिखना है। तो माता जी का जो उम्र है वही समीकरण इसका हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का 1, माता जी का क्या है कद। माता जी का कद दोगुने से 5 सेंटीमीटर कम है। तो 80 गुना 2 और माइनस 5, बस यही इसका आंसर देना है और कुछ भी इसमें नहीं होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। और आशा है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सरोज के घर से डाकघर की दूरी 250 मीटर है। वह अपनी साइकिल पर घर से डाकघर के लिए निकलती है। प्रारंभ में 2 मिनट तक वह अपनी साइकिल 40 मीटर प्रति मिनट एवं अगले 3 मिनट तक x मीटर प्रति मिनट की दर से मिनट की गति से चलती है। उसके बाद 50 मीटर दूरी बच जाती है। चलिए, इसमें कह रहा है कि 40 मीटर वह 2 मिनट तक चलती है साइकिल से 40 मीटर तक, साइकिल से 2 मिनट तक वो चलती है। तो साइकिल से 40 मिनट तक चलती है, यानी 40 और 40 इतना वो साइकिल से चलती है। 40 और 40 मतलब 2 40, एक 40 मीटर एक 40 मीटर, ऐसे 2 मिनट तक चलती है साइकिल से वो। तो इसलिए 40 और 40, क्योंकि प्रति मिनट वो चलती है। तो 1 मिनट में इतना 40 मीटर गई और दूसरे मिनट में फिर 40 मीटर गई। तो साइकिल से वो कुल कितना मीटर दूरी तय की, तो 80, कुल 80 मीटर वो दूरी साइकिल से तय की। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा है कि एवं अगले 3 मिनट तक x मीटर प्रति मिनट की गति से चलती है। उसके बाद कह रहा है अगले 3 मिनट तक x मीटर प्रति मिनट की दर से चलती है। तो 3 मिनट तक यानी x 3 मिनट तक चलती है। तो x मीटर और यहाँ पे भी x मीटर। वो क्या 3 मिनट तक लगातार किससे चलती है, तो अगले 3 मिनट तक वह x मीटर की गति से चलती है। मतलब यह x ये तीनों x को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x।
3x मीटर जो है वह पैदल चलती है, 80 मीटर साइकिल से तय करती है और 3x मीटर जो है वो साइकिल से तय करती है, पैदल तय करती है। लेकिन उसके बाद भी 50 मीटर दूरी उसका बच जाता है। मतलब ये 80 मीटर जाने के बाद और 3x मीटर जाने के बाद भी 50 मीटर उसका बच ही जाता है। तो इससे हमें ये समीकरण निकालना है। आशा है इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आप लोगों को मैं समीकरण इसका समझा देती हूँ। और नीचे में आप लोग देख सकते हैं, इसका एक चित्र टाइप का भी दिया हुआ है जिसमें कि एक साइड डाकघर बनाया गया है और एक साइड सरोज का घर है, और बीच में जो चित्र दिया हुआ है उससे आप लोग साफ साफ समझ सकते हैं। तो इसका दूसरा समीकरण हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो 40 + 40 + x + x + x और +50 और सब के बराबर में क्या हो जाएगा, कितना कुल दूरी कितना है, तो 250। क्योंकि देखिए ये 40 और 40 80 मीटर जो है वो साइकिल से चलता है। उसके बाद ये 3x जो है यानी 3x जो है वह पैदल चलती है और चलता है। उसके बाद जो बच जाता है 50। अब इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो ये कुल जो दूरी उसका घर से डाकघर तक का है वो हमें प्राप्त हो जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। और आशा है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आप लोग बोलेंगे ऐसे जो इसको जोड़ भी तो सकते हैं, ऐसे क्यों हम फैला के लिखे, तो फैला के इसलिए लिखे क्योंकि हमें समीकरण निकालना है, इसका आंसर नहीं निकालना है, समीकरण निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे और आशा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्न समीकरण को कथन रूप में लिखिए। इसमें कह रहा है कि कथन रूप में लिखने के लिए, तो चलिए कथन रूप में हम लोग लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे तो लिखा हुआ है x - 5 = 7। इसको कथन रूप में हमें लिखना है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किए थे जो कथन रूप में दिया हुआ था और उसे समीकरण रूप में लिखे थे, लेकिन यहाँ पे समीकरण रूप में दिया हुआ है और इसे कथन रूप में लिखना है। तो चलिए सबसे पहला क्या है, x - 5 = 7। तो इसे जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी संख्या में से 5 को घटाने पर, किसी संख्या में से 5 को घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। 7 प्राप्त होता है। किसी संख्या में से 5 को घटाने पर 7 प्राप्त होता है। किसी संख्या हम लोग इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये जो x दिया हुआ है ये किसी संख्या है। x का मान क्या हो सकता है ये हम नहीं जान सकते, आप भी नहीं जान सकते। x का मान हम जब तक निकालेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। क्या पता हम लोग अगर यहाँ से अनुमान लगाए तो क्या पता x का मान 10 हो जाए, x का मान 5 हो जाए, x का मान कुछ हो सकता है। जब तक निकालेंगे नहीं x का मान तब तक हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए हम किसी संख्या देंगे। किसी संख्या में यहाँ पे x क्वेश्चन में दिया हुआ था, अगर हमें ये दिया रहता और इसका हम लोग समीकरण रूप में लिखने का रहता तो हम लोग y भी वहाँ पे ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, इसलिए हम लोग किसी संख्या देंगे। x का मतलब हुआ हमें वह संख्या पता नहीं है कि वो संख्या क्या है और उसमें से 5 को घटाएंगे कि 7 प्राप्त होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी टाइप का है, x + 2 = 3। चलिए x + 2, यहाँ पे भी हम लोग x को किसी से डिनोट करेंगे, किसी संख्या में 2 जोड़ने पर, 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 2 जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है और आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x = 4। 2x = 4। तो हम यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी संख्या को दो गुना करने पर हमें 4 प्राप्त होता है। तो चलिए लिखेंगे या तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, किसी संख्या में 2 से गुना करने पर 4 प्राप्त होता है। हम यही लिखेंगे, किसी संख्या में 2 से गुना करने पर, किसी संख्या में 2 से गुना करने पर 4 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 2 से गुना करने पर 4 प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग देखिए
और इसे आप खुद से करने का कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, x/3 बराबर 5। तो x/3 का मतलब क्या हुआ, x का तिहाई भाग, या तो आप ये भी बोल सकते हैं किसी संख्या में 3 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, या तो किसी संख्या की तिहाई करने पर 5 प्राप्त होता है। हम लोग आसान भाषा लिखेंगे, किताबी भाषा नहीं लिखेंगे। किसी संख्या में 3 से भाग देने पर, किसी संख्या में 3 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 3 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है x + 1 बटे 8 बराबर 5। x + 1 बटे 8 बराबर 5। तो x + 1, तो सबसे पहले हम लोग x + 1 पढ़े तो सबसे पहले x + 1 को डिनोट करेंगे, उसके बाद बटे 8 पढ़े, उसके बाद बटे 8 को दर्शाएंगे, और उसके लास्ट में हम लोग 5 करें तो 5 पढ़े तो 5 को दर्शाएंगे। तो चलिए x + 1 को हम लोग कैसे दर्शाते हैं। किसी संख्या में 1 जोड़ने पर, किसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में 8 से भाग देने पर, किसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में 8 से देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, किसी संख्या में 1 जोड़ने पर, किसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में 8 से भाग करने पर कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। 5 प्राप्त होता है, और आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। किसी संख्या में 1 जोड़ने पर, किसी संख्या x, इसमें 1 जोड़ लिए, जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में 8 से भाग देने पर x + 1 जो किए, उसके बाद x + 1 प्राप्त हुआ, क्योंकि x के साथ चर को ही जोड़ते हैं और अचर के साथ अचर को ही जोड़ते हैं। अगर आप लोग पीछे के पार्ट नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। x + 1 करने पर उसके बाद क्या है, परिणाम में 8 से भाग देने पर, तो 8 से भाग दे दिए, 8 से भाग करने पर 5 प्राप्त होता है, तो इसलिए 8 से भाग देंगे तो 5 प्राप्त होगा। और आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग 11.2 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।